हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड इतिहास में चंद राजवंश से संबंधित 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चंस का चंद राजवंश के ऊपर पार्ट फर्स्ट में आपको करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको 100 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए थे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इससे आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड और यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे या जितने भी चंद राजवंश से संबंधित प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन आपको इन वन लाइनर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो अगर आप डिटेल्स में चंद राजवंश को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में दोस्तों डिटेल्स में भी मैंने चंद राजवंश पढ़ाया हुआ है। और अगर आप वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो वन लाइनर फॉर्मेट में भी दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाते हुए चल रहा हूं। और दोस्तों अगर आप इन्हीं उत्तराखंड के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज के रूप में टेस्ट सीरीज के रूप में लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक से आप इनको टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मल्ला महल का किला कहाँ स्थित है। मल्ला महल का किला दोस्तों जिसे रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया था, यह अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है खैरागढ़ की संधि कब हुआ, किसके मध्य में हुई थी। तो उद्योगचंद तथा डोटी के राजा देवपाल के मध्य में सन 1688 ईस्वी में खैरागढ़ की संधि हुई थी। किसके? उद्योगचंद और डोटी के राजा देवपाल के मध्य में। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ जनपद स्थित एक हथिया देवाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है दोस्तों? यह पिथौरागढ़ जनपद के थल में स्थित है। कहाँ पे? थल में स्थित है। और इसका निर्माण बाज बहादुर चंद के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और दूसरा कुछ दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा एक हथिया नौला कहाँ स्थित है। तो एक हथिया नौला दोस्तों कहाँ? चंपावत जनपद में स्थित है। याद रखना, देवाल पूछेगा तो थल पिथौरागढ़ जनपद में, और नौला पूछेगा तो कहाँ पे? चंपावत में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है सुई का किला या बिसुंग का किला कहाँ स्थित है। तो चंपावत में दोस्तों सुई का किला, सुइयों का किला या बिसुंग का किला स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण सोमचंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस अभिलेख से कुमाऊं में 1911 ईस्वी में खस राजा अशोक चल के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो खस राजा अशोक चल का उत्तराखंड में आक्रमण कब हुआ था? 1191 में हुई थी। और इसकी जानकारी हमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। यह प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों खेती खान ताम्रपत्र किससे संबंधित है। तो खेती खान ताम्रपत्र दोस्तों रतन चंद से संबंधित है। तो प्रश्न क्या है खेती खान ताम्रपत्र लोहाघाट में किस चंद शासक का वर्णन मिलता है जिसने सीरा, थल, जुमला तथा बजांग आदि विजयों में अपने पिता की सहायता करी थी। तो रतन चंद का हमें उसमें वर्णन मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है छकाथा तथा ध्यानियों के खसों के विद्रोह किस चंद राजा के समय पर हुआ था। तो छकाता तथा ध्यानियों के खसों का विद्रोह दोस्तों हुआ था त्रिमल चंद के समय पर। और छकाता परगना दोस्तों वर्तमान का कौन सा क्षेत्र माना जाता है? नैनीताल जनपद के आसपास का क्षेत्र, नैनीताल भीमताल वाला क्षेत्र छकाता परगने के नाम से चंद राजवंश के समय पीरियड पर जाना जाता था। और खसों का विद्रोह किस राजा के समय पर हुआ था इस क्षेत्र में? तो त्रिमल चंद के समय पर हुआ था। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में स्थित लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो लक्ष्मी चंद के द्वारा दोस्तों अल्मोड़ा स्थित लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। किस इतिहासकार द्वारा बाज बहादुर चंद को उदास, बूढ़ा तथा अन्यायी शासक कहा गया है। तो एटकिंसन के द्वारा दोस्तों बाज बहादुर चंद को उदास, बूढ़ा तथा अन्यायी शासक कहा गया है। अगला प्रश्न है भोटियों तथा तिब्बतियों पर सिरती नामक कर किस चंद शासक द्वारा लगाया गया था। तो बाज बहादुर चंद के द्वारा दोस्तों भोटियाओं तथा तिब्बतियों पर सिरती नामक कर लगाया गया था। तो सिरती क्या था दोस्तों? कर था। किसने लगाया था? सबसे पहले बाज बहादुर चंद ने लगाया था भोटियों और तिब्बतियों के ऊपर। अगला प्रश्न है किस चंद शासक ने गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह को हराकर चांदपुर गढ़ को जीता। तो उद्योग चंद के द्वारा दोस्तों गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह को हराकर चांदपुर यानी कि जो हमारा परमाणु का प्रथम गढ़ था या परमाणु की प्रारंभिक राजधानी थी चांदपुर गढ़ी, जो कि चमोली जनपद में आटागाड़ नदी के किनारे स्थित है, इसको किसने जीता था? उद्योग चंद के द्वारा इसे जीता गया था। अगला प्रश्न है बाजा चंद को बहादुर एवं जमींदार की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो शाहजहां के द्वारा दोस्तों बाज बहादुर चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधि से नवाजा गया था। और बाज बहादुर चंद दोस्तों शाहजहां के दरबार में भी गया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है किस वीरांगना की मृत्यु को उत्तराखंड के इतिहास में महाकलंक बताया गया है। तो तिलु रौतेली की मृत्यु को दोस्तों इतिहास में महाकलंक बताया गया है। ठीक है। नयार नदी के किनारे पे इनके पीछे से रामू रजवार के द्वारा धोखे से इनकी हत्या कर दी गई थी, इसीलिए इन्हें
इनकी हत्या को, तिल और रौतेली की हत्या को इतिहास में महाकलंक बताया गया है। तिल और रौतेली को जॉन ऑफ आर्क और गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त को तिल और रौतेली दिवस भी मनाया जाता है और तिल और रौतेली पुरस्कार भी दिए जाते हैं दोस्तों नारियों को उनके शक्ति सम्मान या उनके कुछ अद्वितीय शक्ति प्रदर्शन के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, डोटी क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद्र शासक कौन था? तो भारती चंद दोस्तों डोटी क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला यानी कि नेपाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद्र शासक था। प्रथम स्वतंत्र चंद्र शासक के रूप में भी भारती चंद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पतंगवाली, पटवाली, पटौआ नामक अफवाह या झूठी खबरें किस चंद्र शासक के समय पर फैलाई थी? तो इंद्रचंद के समय पर पतंगवाली, पटवाली, पटौआ नामक अफवाह या झूठी खबरें फैली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों चाराल व्यवस्था किस शासक द्वारा शुरू की गई थी? तो सोमचंद के द्वारा दोस्तों चाराल व्यवस्था को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है चंद्र राजाओं का मूल स्थान कहाँ स्थित है? तो झूसी प्रयाग में दोस्तों चंद्र राजाओं का मूल स्थान स्थित है। अगला प्रश्न है किस शासक के समय कुमाऊं में खसों का आक्रमण होता है और लगभग 200 वर्षों तक यहाँ खस शासन करते हैं? तो वीणाचंद के शासन काल में दोस्तों कुमाऊं में खसों का आक्रमण होता है और लगभग 200 वर्षों तक खस यहाँ शासन करते हैं। अगला प्रश्न है चंद्र राज्य की वंशावली में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? तो चंद्र राजवंश की वंशावली में दोस्तों 62 राजाओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है किस शासक के द्वारा छकाता राज्य को जीतकर चंद्र राजवंश में मिलाया गया था? तो त्रिलोक चंद्र ने दोस्तों छकाता राज्य को जीतकर इसे चंद्र राजवंश में मिलाया था। अगला हमारा प्रश्न है मानेश्वर मंदिर से प्राप्त 1360 ईस्वी का मादिली भित्ति शिलालेख तथा गढ़सारी ताम्रपत्र लोहा घाट से किस चंद्र शासक का उल्लेख मिलता है दोस्तों में? तो अभय चंद का उल्लेख मिलता है दोस्तों। जो मानेश्वर मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है यहाँ से जो मादिली भित्ति शिलालेख है और गढ़सारी ताम्रपत्र जो कि लोहाघाट से हमें प्राप्त हुआ है इसमें अभय चंद का हमें क्या मिलता है? अभिलेख मिलता है, अभय चंद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में शासन करने वाला प्रथम चंद्र शासक कौन था? तो बालो कल्याण चंद था। मैंने आपको बता दिया था इसका हिस्ट्री भी पूरा। कुमाऊं पर प्रथम मुगल आक्रमण कब वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1568 में हुसैन खां के नेतृत्व में कुमाऊं पर प्रथम बार आक्रमण हुआ था। इस टाइम पे कुमाऊं में राजा कौन थे? रुद्रचंद के समय पर हुआ था और यह अकबर के सेनापति थे कौन? हुसैन खां टुकड़िया। अगला प्रश्न है किस चंद्र शासक को लखुली बिराली कहा जाता था? तो लक्ष्मीचंद को दोस्तों लखुली बिराली कहा जाता था, ठीक है। और लक्ष्मीचंद और गढ़वाल के राजा मान सिंह के विरुद्ध दोस्तों 7 लगातार युद्ध लड़े गए थे, ठीक है, याद रखना है आपको। और उसी में एक युद्ध में दोस्तों 7वें युद्ध में लक्ष्मीचंद भाग रहा था छुप के लड़कियों के कपड़े पहन के, तो इसीलिए इसे लखुली बिराली कहा गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है रुद्रचंद ने मुगल राजवंश की तरफ से किस युद्ध में भाग लिया था? तो नागौर युद्ध में रुद्रचंद ने मुगल राजवंश यानी कि अकबर की सेना की तरफ से भाग लिया था। अगला प्रश्न है पीरू गुसाई, सकराम कार्की और विनायक भट्ट किस चंद्र शासक के दरबार में थे? तो विजय चंद के दरबार में थे पीरू गुसाई, सकराम कार्की और विनायक भट्ट। संपूर्ण कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त कर लगाने वाला प्रथम राजा कौन था? तो संपूर्ण कुमाऊं में दोस्तों भूमि बंदोबस्त पर कर लगाने वाला प्रथम राजा कौन था? रतनचंद था। और संपूर्ण कुमाऊं में, संपूर्ण उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त करने वाला प्रथम शासक भी कौन था? रतनचंद ही था, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कुमाऊं में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कुमाऊं में सर्वप्रथम दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहें या ऐपड़ व्यवस्था की शुरुआत कहें, यह दोस्तों सोमचंद जो कि चंद्र राजवंश के संस्थापक थे उनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है गरुड़ ज्ञानचंद चंद्र राजवंश का कौन से क्रम का राजा था? तो गरुड़ ज्ञानचंद दोस्तों चंद्र राजवंश के 29वें क्रम के राजा थे। अगला प्रश्न है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त क्रांचल देव के अभिलेख से कितने मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण है? तो इसमें दोस्तों चंपावत के बालेश्वर मंदिर से जो हमारा क्रांचल देव का अभिलेख मिला है इसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम दोस्तों उल्लेखित है। कितने? 10 मांडलिक राजाओं का नाम उल्लेखित है। अगला प्रश्न है नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साहित्य में मिलता है? तो तमिल साहित्य में दोस्तों नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, ठीक है। और नाली क्या होता है? तो भूमापन की इकाई या अनाज मापन की इकाई के रूप में नाली, मुट्ठी इनको जाना जाता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा ताम्रपत्र चंद्र शासकों के करों से संबंधित था? तो मुनाकोट ताम्रपत्र दोस्तों चंद्र राजवंश के करों से संबंधित था। 36 रकम 32 कलम जो कर व्यवस्था थी वह चंदू के समय पर ही थी। कुल कितने? 68 प्रकार के कर थे चंद्र राजवंश के समय पर। अगला हमारा प्रश्न है दूनागिरी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो दूनागिरी का युद्ध दोस्तों प्रदीप शाह और कल्याण चंद के मध्य तथा रोहिलाओं के मध्य हुआ था। यानी कि दूनागिरी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें किसने किसने कुमाऊं और गढ़वाल की सेना ने मिल करके दोस्तों रोहिलाओं के साथ में युद्ध किया था। और कब हुआ था ये युद्ध? 1743 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य में हुआ था? रोहिलाओं तथा प्रदीप शाह व कल्याण चंद की संयुक्त सेना के मध्य में हुआ था। अगला प्रश्न है चंद्र राजवंश में हर परिवार पर लगने वाला कर कौन सा था? तो मौकर
मौकर दोस्तों एक ऐसा कर हुआ करता था चंद्र राजवंश में। तो चंद्र राजवंश में मौ क्या था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मौ यानी कि दोस्तों मौ का मतलब होता है कि निवासी यानी कि परिवार। मौ को कुमाऊनी या गढ़वाली में मौ का अर्थ होता है परिवार, ठीक है। तो हर परिवार पर लगने वाला जो कर था मौ यानी कि एक बस्ती भी आप इसको कह सकते हो, हर परिवार पर लगने वाला कर था मौकर। अगला प्रश्न है चौथानी ब्राह्मणों के अंतर्गत कौन कौन आते थे? बिष्ट, जोशी, पांडे और सिमल्टिया। सर्वप्रथम चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? सोमचंद के द्वारा की गई थी। और चौथानी ब्राह्मणों की फिर बाद में पुनर्नियुक्ति या इनके प्रशासन को के सुधार हेतु कुछ संशोधन इसमें रुद्रचंद के द्वारा भी किए गए थे। अगला प्रश्न है कुमाऊनी ऐपण कला की शुरुआत किस चंद शासक के समय पर हुई थी? तो सोमचंद के समय पर दोस्तों कुमाऊनी ऐपण कला की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है चंद राजवंश का प्रमुख राजा जिसने सर्वाधिक मंदिरों, नौलों तथा बावड़ियों का निर्माण कराया था कौन था? तो उद्योग चंद दोस्तों चंद राजवंश का एक प्रमुख राजा था जिसने सर्वाधिक मंदिरों, नौलों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। अल्मोड़ा में इसने कई सारे मंदिर भी बनवाए थे। इसमें उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर एक काफी प्रसिद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है मुगल और चंद शासकों के बारे में वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो जहांगीरनामा नामक पुस्तक में दोस्तों मुगल और चंद शासकों के संबंध के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अकबरनामा में भी हमें इनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं। शाहजहांनामा में भी मिलती हैं। तुजो के जहांगीरी जो जहांगीरनामा का ही वर्जन है, इसमें भी हमें मुगल और चंद शासकों के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किस शासक के द्वारा प्रदान की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रदान की गई थी। और प्रथम शासक जो कि दिल्ली दरबार में गया था कौन था? ज्ञानचंद था। और ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम डोटी को अपना करद राज्य बनाने वाला चंद शासक कौन था? वो था उद्योग चंद। पहले दोस्तों कुमाऊं के जो चंद शासक थे वह नेपाल या डोटी के शासकों को कर देते थे। उसके बाद में भारतीय चंद प्रथम स्वतंत्र शासक बना और उसके बाद में दोस्तों उद्योग चंद ने किया डोटी से ही टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। तो डोटी को अपना करद राज्य बनाने वाला चंद शासक कौन था? उद्योग चंद था। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस चंद शासक द्वारा भोटियाओं तथा सौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी गई? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा भोटियाओं और सौकाओं द्वारा जो तिब्बत व्यापार होता था उस पर जो दस्तूर दिया जाता था दोस्तों उस पर रोक लगा दी गई थी। अगला प्रश्न है गरुड़ ज्ञानचंद का प्रमुख सेनापति कौन था जो राजभक्ति हेतु प्रसिद्ध था? तो नीलू कठायत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीलू कठायत या नीलू कठायत कहा जाता है इसे। किसका सेनापति था? गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। अगला प्रश्न है चंद राजवंश के अधीन सर्वप्रथम ग्रामों में बुढ़ों सयानों की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ग्रामों में बुढ़ों और सयानों की नियुक्ति सोमचंद के द्वारा सर्वप्रथम की गई थी। कौन सा चंद शासक गढ़वाल में 7 बार आक्रमण कर हारा और 8वें आक्रमण में जीता था? लक्ष्मी चंद था दोस्तों ये, ठीक है। और 8वें वार्ड में एक छोटी सी जीत इसे मिली थी। उसके बाद में खतड़वा त्यौहार की शुरुआत भी इसी दिन से मानी जाती है। वैसे उसे गायों के त्यौहार के रूप में या पशुओं के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। लखुली बिराली भी इसे कहा जाता है। जमीन को मापने हेतु मुट्ठी मापन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो शक्ति गुसाई जो कि कौन था? कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है जिसे, लक्ष्मीचंद के भाई थे। इनके द्वारा जमीन को नापने हेतु मुट्ठी मापन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है चंद राजवंश में त्रिमूर्तियों का अंत या हत्या करने वाला शासक कौन था? तो चंद राजवंश में जो त्रिमूर्तियां थी तो उनका अंत करने वाला शासक था त्रिमल चंद। और गढ़वाल में शरण लेने वाला प्रथम चंद शासक भी कौन था? यही त्रिमल चंद था। अगला हमारा प्रश्न है इतिहास के अनुसार कुमाऊं के किस सूबे का अंग था? तो इतिहास के अनुसार जो कुमाऊं था दोस्तों यह दिल्ली सूबे के अंतर्गत आता था, क्योंकि दिल्ली से हमने संबंध भी पढ़े हैं, मुगल राजवंश से संबंध थे। दिल्ली सल्तनत में हमारे जो चंद शासक थे वह जाते रहते थे। परमार राजवंश के भी दिल्ली सूबे से संबंध माने जाते हैं। तो अगर इतिहास के अकॉर्डिंग कुमाऊं के बारे में बात करें या गढ़वाल के बारे में बात करें, दोनों ही दोस्तों दिल्ली सूबे के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न है 1634 का कुमाऊं युद्ध किन के मध्य में हुआ था? वैसे दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल के दोनों जो शासक थे वह स्वतंत्र शासक माने जाते थे, लेकिन अगर सूबा पूछा जाएगा तो दिल्ली सूबा होगा, ठीक है। तो कुमाऊं युद्ध कब हुआ था? 1634 में हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था? त्रिमल चंद और महीपति शाह के मध्य में यह युद्ध हुआ था। कौन सा? कुमाऊं युद्ध, त्रिमल चंद और महीपति शाह के मध्य में। अगला प्रश्न है जहांगीरनामा में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? तो लक्ष्मी चंद का उल्लेख दोस्तों तुजो के जहांगीरी या जहांगीरनामा में मिलता है। और इसकी जहांगीर से मुलाकात के बारे में भी वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है। रुद्रचंद का वर्णन अकबरनामा में मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है रुद्रचंद तथा अकबर की मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? तो 15 दिसंबर 1588 ईस्वी को दोस्तों लाहौर में रुद्रचंद तथा अकबर की मुलाकात हुई थी, ठीक है। और रुद्रचंद से काफ़ी प्रभावित हुआ था अकबर, और उसके बाद में रुद्रचंद ने अकबर की सेना की तरफ से भाग भी लिया था उनके युद्ध में। और बाद में अकबर ने उनकी वीरता से प्रसन्न होकर रुद्रचंद को 9 लखिया माल परगना या 84 माल परगना यानी कि वर्तमान का उधमसिंह नगर क्षेत्र या तराई क्षेत्र दिया था। अगला प्रश्न है गंगोली हाट मनकोट को जीतकर चंद राजवंश में किस शासक द्वारा मिलाया गया था? तो बालो कल्याण चंद दोस्तों ऐसा शासक था जिसने गंगोली हाट और मनकोट को जीतकर चंद राजवंश में मिलाया था। अगला प्रश्न है चंपावत में शासन करने वाले चंद वंश के
प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो चंपावत में शासक करने वाले चंद वंश के प्रथम शासक थे सोमचंद और अंतिम शासक थे कौन दोस्तों? बालो कल्याण चंद। ठीक है, बालो कल्याण चंद की जगह पे आप भीष्मचंद को भी सही मान सकते हैं, क्योंकि भीष्मचंद के बाद में बालो कल्याण चंद ने अपनी जो राजधानी थी वह चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी थी 1563 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है सीराकोट का युद्ध या डीडी हाट का युद्ध कब व किसके मध्य में हुआ था? तो सीराकोट, सीरा यानी कि दोस्तों सीरा क्षेत्र कहा जाता था वर्तमान के डीडी हाट को। वर्तमान जो हमारा डीडी हाट है पिथौरागढ़ जनपद का, उसे सीरा कहा जाता था। और सोर क्षेत्र कहा जाता है किसको? पिथौरागढ़ को। ठीक है, तो सीराकोट जिसे वर्तमान का डीडी हाट कहा जाता है, सीराकोट का प्रसिद्ध मंदिर भी डीडी हाट में स्थित है। यह युद्ध किसके किसके मध्य में होता है? रुद्रचंद और हरिमल्ल के मध्य में यह युद्ध हुआ था। पर्वत डोटी का देश भी इसी सीराकोट को कहा जाता था। अगला हमारा प्रश्न है चंद राजस्व में कामगारों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? मिझारी कर। मिझारी, ठीक है, प्रश्न बन सकता है मिझारी क्या था? चंद राजस्व में कर था जो कि किससे? कामगारों से लिया जाता था। 36 रकम 32 कलम सभी कर आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि करों से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, डायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है, अब आपसे भी मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि चंद राजस्व में दस्तूर क्या था? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों दस्तूर चंद राजस्व में क्या था। और एक और चीज़ मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि पोस्टमार्टम क्लासेज है हमारे यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने वो नहीं देखी हुई है तो उनको आप जरूर देख लें, वहाँ से आपका बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा दोस्तों एग्जाम्स के लिए। अगला हमारा प्रश्न है चंद राजवंश में राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? जिसमें बलि या भोजन के लिए बकरे भी लिए जाते थे, तो इसे कहते थे रोल्या देवल्या कर। कौन सा? रोल्या देवल्या कर। तो देवल्या से याद रखते हैं देवताओं की पूजा के लिए यह कर लिया जाता था, जिसमें बलि और भोजन के लिए बकरे लिए जाते थे, मुर्गे लिए जाते थे। तो राज परिवार के द्वारा देवी देवताओं की पूजा के नाम पर जो दस्तूर दिया जाता था, जो कर लिया जाता था, उसे कहते थे क्या? रोल्या देवल्या कर। अगला प्रश्न है दोस्तों किस युद्ध के बाद कुमाऊं में चंदों का शासन समाप्त हो गया था? तो 1790 में दोस्तों हमारा किस पर? कुमाऊं पर गोरखाओं का आक्रमण होता है और चंद राजवंश के अंतिम शासक थे इस टाइम पे कौन? महेंद्रचंद। महेंद्रचंद और गोरखों के मध्य में युद्ध होता है, हवलाबाग का युद्ध या हवलबाग का युद्ध कहा जाता है। वर्तमान के अल्मोड़ा जनपद में स्थित हवलबाग नामक स्थान पर 1790 में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों क्या महेंद्रचंद इस युद्ध को हार जाते हैं। उसके बाद में गोरखों का शासन स्थापित हो जाता है कहाँ पे? कुमाऊं के क्षेत्र में। तो कुमाऊं को गोरखाओं के द्वारा कब जीता गया था? 1790 में जीता गया था। और 1790 से दोस्तों बाद में 1815 तक यहाँ पर गोरखाओं ने कहाँ पर? कुमाऊं पे शासन किया था। ठीक है, इसीलिए कुमाऊं की जो संस्कृति है वह नेपाल से प्रभावित संस्कृति के रूप में जानी जाती है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुमाऊं में कोई भी प्रथा का प्रारंभ हुआ, कोई भी हमारा मेले का प्रारंभ हुआ, या कोई भी जो प्रचलित प्रथाएं थी उनका प्रारंभ हुआ, संस्कृति का प्रारंभ हुआ, वह मुख्यतः नेपाल की ही देन मानी जाती है। क्योंकि कुमाऊं का जो बॉर्डर है पिथौरागढ़ वाले एरिया अगर हम देखें, डीडिया ये हमारा जौलजीबी वाला एरिया देखें, उधम सिंह नगर जनपद वाला एरिया देखें, तो ये पूरा क्या है? नेपाल के साथ में नीचे का हमारा बॉर्डर बनाता है, चंपावत हो गया। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे नेपाल से यहाँ पे काफ़ी सारा प्रभाव देखने को मिलता है उत्तराखंड में, मुख्यतः कुमाऊं के कल्चर में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि कुमाऊं से में प्रचलित हरेला, हिल जात्रा, घी त्यार और ओगल प्रथा किस देश की देन है? तो वही है दोस्तों नेपाल। मैंने बताया था ना, हरेला भी नेपाल से लिया है हमने, हिल जात्रा उत्सव हो गया, घी त्यार हो गया, ओगल प्रथा हो गया। तो कुमाऊं और नेपाल का जो कल्चर है उसमें बहुत सारी समानता भी पाई जाती है। और तो और कुमाऊं में जो हमारा बॉर्डर वाले एरियाज है नेपाल के साथ में, जहाँ पे बॉर्डर होता है, तो नेपाल के साथ में वैवाहिक संबंध भी यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कल्याण चंद के समय लिखी गई पुस्तक कल्याण चंद्रोदयम किसकी रचना थी? तो शिव कवि। ये याद रखना दोस्तों आपको, क्या? कल्याण चंद्रोदयम। तो चंद्रमा किसके सर पर रहता था? शिव जी के। तो कवि शिव के द्वारा कल्याण चंद के समय में कल्याण चंद्रोदयम की रचना की गई थी, याद रखना आपको। चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का निर्माण सबसे पहले किसने कराया था? तो उद्यान चंद या उद्योग चंद। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, तो दोनों ही आप दो नोट कर लें, जो ऑप्शन में मिलेगा आप कर लीजिएगा। ठीक है, बालेश्वर मंदिर। सोर को जीतने वाला प्रथम चंद शासक, सोर यानी कि वर्तमान का पिथौरागढ़ क्षेत्र, गरुड़ ज्ञानचंद था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि तवारीख दाऊदी पुस्तक में किस चंद शासक का वर्णन मिलता है? तो माणिक चंद का वर्णन मिलता है तवारीख दाऊदी नामक पुस्तक में। अगला प्रश्न है दोस्तों किस शासक ने नेपाल के डोटी राज्य को टैक्स से मना करने के लिए 12 वर्षीय संघर्ष किया था? तो भारती चंद। इसीलिए भारती चंद को दोस्तों कहा जाता है प्रथम स्वतंत्र चंद शासक। याद रखना है आपको, भारती चंद। लगातार 12 वर्षों तक इसने युद्ध किया था, और लगातार 12 वर्षों तक दोस्तों डोटी के साथ में युद्ध करने के कारण इसकी जो सेना थी उसने उस आसपास के क्षेत्रों की जो स्त्रियां थी, जो महिलाएं थी, उनके साथ में अवैध संबंध बनाए थे। और उन्हीं अवैध संबंधों से जो भी पुत्र या पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी, उन्हें उसी जाति को कहा जाता है दोस्तों क्या? नायक जाति। तो नायक जाति का इतिहास भी हम लोग पढ़ेंगे। नायक जाति का इतिहास भी महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत बार मैंने आपको क्वेश्चंस
इसमें कराया हुआ भी है कि नायक जाति के लिए फिर बाद में कानून भी बनते हैं, ठीक है। तो नायक जाति की उत्पत्ति भी इसी दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चंद्र शासक कौन था? तो गरुड़ ज्ञानचंद था। अल्मोड़ा में चौमहला महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो कल्याण चंद्र चतुर्थ के द्वारा अल्मोड़ा में चौमहला महल बनाया गया था। मल्ला महल का किला दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? वह रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया था। और वहीं दोस्तों खगमरा कोट का किला पूछा जाएगा, तो भीष्मचंद के द्वारा खगमरा कोट का किला बनाया गया था अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, लक्ष्य दीपावली पर्व किस शासक द्वारा मनाया गया? तो उद्योगचंद के द्वारा लक्ष्य दीपावली नामक पर्व को मनाया गया था। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, तल्ला महल का किला किसके द्वारा बनाया गया था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 36 रकम 32 कलम, 36 रकम 32 कलम हुआ दोस्तों यहाँ पे। तो यह व्यवस्था किससे संबंधित है? चंद्र राजवंश की कर व्यवस्था से दोस्तों संबंधित थी, ठीक है। 36 रकम 32 कलम, टोटल 68 प्रकार के कर चंद्र राजवंश के समय पे लगाए जाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंदू, एक प्रश्न यहाँ से ये भी होता है दोस्तों कि 36 रकम 32 कलम 32 हो गए, ठीक है। व्यवस्था का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? इस कर व्यवस्था का उन्मूलन किया दोस्तों किसने? गोरखाओं ने। किसने किया था? गोरखाओं ने इस व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया था, यानी कि इसको समाप्त कर दिया था और अपने कर लगाए थे। अगला प्रश्न है, चंदू के समय का कुख्यात कारागृह जहां दीपचंद और उसके 2 पुत्रों को रखा गया था, कौन सा था? सीराकोट का कारागार, ठीक है, जो कि डीडी हाट में है। अगला प्रश्न है, जगत चंद के ब्रह्म ताम्रपत्र में किसका उल्लेख मिलता है? तो सीरा के भंडार तथा माल भाबर में स्थित बक्सी के प्रज्ञा का वर्णन मिलता है जगत चंद के ब्रह्म ताम्रपत्र में। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के समय करों के भय से लोग साग सब्जियां छतों पर उगाया करते थे? तो लक्ष्मी चंद के समय दोस्तों कि करों के भय से, ताकि ये कर ना ले ले खेतों पर उगाने के कारण, तो साग सब्जियां लोग क्या होते थे? छतों की घर के ऊपर उगाया करते थे, याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। और गोरखाओं के समय पे क्या था? गोरखाओं के समय पे महिलाओं को छत में जाने की अनुमति ही नहीं थी, ठीक है। ऐसा कहा जाता था कि जो महिलाएं हैं वो छत पर नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर महिलाएं छत पर जाएंगी तो गोरखा सैनिक महिलाओं को देख के क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे, और फिर इस टाइप के उस टाइम पे हमें इतिहास में वर्णन मिलता है, ठीक है। तो छतों पर जाने पर रोक गोरखाओं के समय पर थी, और छतों पर सब साग सब्जियां उगाया करते थे किसके? लक्ष्मीचंद के समय पे। गैड़ा सिंह किसका सेनापति था? लक्ष्मीचंद का सेनापति था गैड़ा सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्र राजवंश के प्रशासन में राजस्व जमा करने तथा पुलिस का कार्य कौन करता था? तो प्रधान करता था। प्रधान, प्रधान या कमीना राजस्व जमा करने या पुलिस का कार्य करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, चंद्र राजवंश में जूलिया, सिरती और बैकर तथा मांगा क्या था? तो यह कर के प्रकार थे। जूलिया, सिरती, बैकर और मांगा, ठीक है, ये क्या थे? कर के प्रकार थे। सिरती इसमें से क्या होता था? नगद कर होता था, ठीक है, नगद कर होता था। सिरती, बैकर यानी कि अनाज के रूप में जो कर लिया जाता उसे बैकर कहा जाता था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मैसी साहू, ह्यू देउबा और शिरोमणि जोशी किस चंद शासक के सेनापति थे? तो उद्योग चंद के दोस्तों यह सेनापति थे। कौन? मैसी साहू, ह्यू देउबा और शिरोमणि जोशी। चौथा यानी ब्राह्मणों की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो सोमचंद के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम चौथा यानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस हैमिल्टन द्वारा लिखी गई पुस्तक किंगडम ऑफ नेपाल किसने लिखी है? फ्रांसिस हैमिल्टन ने। तो इसमें किस चंद्रवंशी राजा का उल्लेख मिलता है? तो इसमें थोहर चंद का उल्लेख मिलता है। और इस पुस्तक के अकॉर्डिंग दोस्तों जो फ्रांसिस हैमिल्टन था, यह कहता है कि चंद्र राजवंश की जो स्थापना थी चंद्र राजवंश के 23वें शासक सोमचंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोग को याद रखते हैं, जो चंद्र राजवंश के संस्थापक थे वो कौन थे? सोमचंद। और अगर सोमचंद ऑप्शन में नहीं होगा तब आप थोरचंद को सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र राजवंश में दीवान, मंत्रियों तथा सचिवों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती थी? तो चंद्र राजवंश में दोस्तों दीवान, मंत्रियों तथा सचिवों की अधिकतम जो संख्या थी वह 10 हो सकती थी। अगला प्रश्न है, चंद्र राजवंश में सैनिक परगने का अधिकारी क्या कहलाता था? बख्शी कहलाता था, सैनिक परगने का अधिकारी। अगला प्रश्न है, चंद्र राजवंश में परामर्शदाताओं को ताम्रपत्र पर क्या कहा गया है? तो पौड़ी 15 विश्वा या पौरी 15 विश्वा कहा गया है परामर्शदाताओं को, ठीक है। और वहीं सामान्य जनता को भी दोस्तों पौड़ी 15 विश्वा कहा गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों और थोकदारों को जो कर दिया जाता था उसे दस्तूर कहा जाता था। क्या? दस्तूर। तो प्रश्न बनता है कि कुमाऊं में या चंद्र राजवंश में दस्तूर क्या था? तो दस्तूर दोस्तों क्या था? एक प्रकार का कर था, या एक प्रकार का दोस्तों क्या था? नजराना था, जिसे सयानों या थोकदारों को दिया जाता था, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था? तो देखिए भाई साहब, मुगल बादशाह रंगीला से भी मिला था। कौन? कल्याण चंद्र चतुर्थ। इसने रंगीला से भेंट करने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था, और उसके बाद में यह रंगीला के लिए मोहम्मद शाह रंगीला था, उसके लिए यहाँ से गिफ्ट विफ्ट भी लेके गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्र राजवंश में प्रधान के अधीन काम करने वाला जो लगान का हिसाब रखता था क्या कहलाता था? तो प्रधान के अधीन जो काम करता था वो था कोटाल। प्रधान क्या करता था? राजस्व एकत्रित करता था, पुलिस का काम करता था, और इसके अधीन भी एक कर्मचारी होता था जो कि कोटाल होता था, जो क्या करता था? लगान का हिसाब किताब रखता था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दीपचंद के शासनकाल में राजा संबंधित वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी? तो शिवदेव जोशी के हाथों में थी। शिवदेव जोशी का फिर बाद में पुत्र हुआ कौन? हर्षदेव जोशी, जिसे अर्ल ऑफ वार्विक, कुमाऊं का या उत्तराखंड का विभीषण भी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का चाणक्य भी किसको कहता है? इसी शिवदेव जोशी के पुत्र हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, चंद राजस्व में खाई कर, अनाज व नगद दोनों कर देता था, जबकि सिरतान क्या देता था? केवल नगद कर देता था। यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि खाई कर किस प्रकार का कर था? तो खाई कर दोस्तों ये था अनाज और नगद दोनों प्रकार का कर था खाई कर। और वहीं दोस्तों केवल आपका सिरतान क्या था? सिरतान, तो सिरतान आपका केवल क्या होता था? नगद कर होता था। यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, खाई कर और सिरतान, आपको दोनों ही याद रखने हैं। खाई कर ऐसा कर होता था जिसे अनाज और नगद दोनों के रूप में दिया जाता था, वो था खाई कर। और वह कर जिसे सिर्फ नगद के रूप में दिया जाता था उसे कहते हैं सिरतान कर। अगला प्रश्न है, कौन सा चंद शासक कुमाऊं का विक्रमादित्य बनना चाहता था? तो देवीचंद। और देवीचंद को ही क्या कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की तरह ही इसके यह बिल्कुल पूरे भारत को जीतना चाहता था। ठीक है, और कोई भी इसे थोड़ा बहुत भड़काता था, बूस्टअप करता था, तो ये कहता हाँ भाई बूस्टअप होके फिर युद्ध करने चले जाता था। ठीक है, तो कुमाऊं का विक्रमादित्य बनाना चाहता था कौन? देवीचंद। और ऐसा कहा जाता है कि देवीचंद के समय से ही फिर चंद राजवंश का अवनति काल भी प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस चंद शासक ने अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था? तो बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद आपको बताया भी था मैंने, यह मुगल दरबार में गया भी था, शाहजहां से मिलने गया था, घोड़े, चंवर, गाय, कस्तूरी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसके लिए गिफ्ट लेके गया था। ठीक है, और इसे बहादुर की उपाधि और आपका जमींदार की उपाधि भी किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा ही प्रदान की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, चंद राजवंश का स्वर्णकाल किस शासन के कार्यकाल को कहा जाता है? तो जगत चंद के शासनकाल को चंद राजवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुधौली का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था? 1703 में ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के मध्य में दुधौली का युद्ध हुआ था 1703 में। मानिलागढ़ किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है मानिलागढ़। मानिला का प्रसिद्ध मंदिर भी अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? भीष्मचंद था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस चंद शासक द्वारा नेपाल डोटी पर आक्रमण कर डोटियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ को जीता गया था? तो उद्योगचंद दोस्तों, इसने डोटी के राजा देवपाल को हराया था और वहां से भी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था। किसने? उद्योगचंद ने। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर चंद द्वारा कटेहरों को हराने तथा तराई क्षेत्र पर पुनः अधिकार करने हेतु किसकी सहायता ली थी? तो रुस्तम खान, जो कि कौन थे? मुरादाबाद के सूबेदार थे। और शाहजहां के कहने पर दोस्तों बाज बहादुर चंद की मदद की थी किसने? रुस्तम खान ने। और चंद राजवंश पर जो चंदों का कटेहरों, जो तराई वाला क्षेत्र है, जो हमारा वर्तमान का उधम सिंह नगर क्षेत्र है, जिसे नौलखिया माल परगना या 84 माल परगने के नाम से जाना जाता था, उस पर जब दोस्तों कटेहरों का विद्रोह हुआ था, तो कटेहरों के विद्रोह से बचने के लिए या उनका सामना करने के लिए बाज बहादुर चंद गया था मुगल दरबार में, शाहजहां के दरबार में, और शाहजहां इससे बहुत खुश हुआ था। और उसके बाद में रुस्तम खां को इसने इसकी मदद के लिए भेजा था। और उसके बाद फाइनली रुस्तम खान और बाज बहादुर चंद दोनों ने मिलकर कटेहरों को तराई क्षेत्र से नौलखिया माल परगने से हराकर यहाँ से वापस भेज दिया था। अगला प्रश्न है, कटारमल सूर्य देवता मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार किसने किया था? सबसे पहली बात, कटारमल सूर्य देवता मंदिर कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, कटारमल सूर्य देवता मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है दोस्तों? यह बना हुआ है दोस्तों आपका उत्तराखंड शैली में। ठीक है, और कटारमल सूर्य देवता का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कटारमल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार है वह बाज बहादुर चंद के द्वारा किया गया था। याद रखना है, सूर्य देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है कटारमल का सूर्य देवता मंदिर। कोसी नदी के किनारे अल्मोड़ा जनपद में यह स्थित है, कटारमल नामक स्थान पर। और कटारमल नामक शासक के द्वारा ही इस सूर्य मंदिर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, फतेहपति शाह और जगत चंद के मध्य हुए भीषण संग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीनगर का युद्ध नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जॉन ऑफ आर्क गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो तिलोत्तली को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कटकू नौला, मडुआ गडोल नौला, बालीचौड़ मैदान, भरतिया कोट का स्थान का संबंध किससे है? तो भारतीय जन से इसका संबंध है। कटकू नौला, मडुआ गडोल नौला, बालीचौड़ मैदान और भरतिया कोट, इन स्थानों से भारतीय जन की सेना गुजरी थी। यहाँ पर उनके कुछ युद्ध हुए थे, इसीलिए यह फेमस स्थान है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के द्वारा कुमाऊं में खसिया राज को समाप्त कर पुनः चंद वंश की स्थापना की गई? तो खसिया राज का भी कुछ काल आता है कुमाऊं के चंद शासकों के, जो 62 शासक हुए थे इनके ही बीचों बीच में। लेकिन दोस्तों इसी बीच में खसिया राज को समाप्त किसने किया था? वीरचंद के द्वारा किया गया था। वीरचंद का प्रसिद्ध सेनापति या सरदार कौन था? सोन खड़ायत था। कौन? सोन खड़ायत। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चंद राजवंश के किस शासक के समय कुमाऊं में अशोक चल्ल द्वारा आक्रमण किया गया था? तो नानकी चंद के समय पर दोस्तों कुमाऊं में अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शासक के द्वारा कार्की, बोरा, तड़ागी तथा चौधरियों को राजमुंगा किले के चारों ओर फौजदार और किरदार नियुक्त किया गया था? तो सोमचंद के द्वारा दोस्तों कार्की, बोरा,
तड़ागी और चौधरियों को राजबुंगा किला, जो कि कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है, इस किले का निर्माण सोमचंद के द्वारा किया गया था। याद रखना है आपको, सोमचंद ने राजबुंगा का किला, सुयो का किला, बिसुंग का किला बनाया था, कहाँ पे, चंपावत जनपद में, ठीक है। और इसके चारों ओर फौजदार या किलेदार नियुक्त किया था किसने, सोमचंद को। और इसी व्यवस्था को दोस्तों, यह 4 जातियों को नियुक्त करने की व्यवस्था को चाराल व्यवस्था कहा जाता है, और चाराल व्यवस्था के जनक के रूप में भी सोमचंद को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाणासुर का किला कहाँ स्थित है, बाणासुर के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पे, हमारा चंपावत जनपद में ही स्थित है, लोहाघाट के पास में, ठीक है। और इस किले का आकार कैसा है, आयताकार या अंडाकार, दोनों ही प्रकार का इसका आकार माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने चंद्र राजवंश के 100 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर ली। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। और दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोगों के रिव्यूज अच्छे आएंगे तो फिर इसी प्रकार से मैं आपको परमार राजवंश के क्वेश्चन भी करा दूंगा। गोरखाओं के क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले करवाए हुए ही हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। गोरखाओं का एक पार्ट और आएगा तो उसके आगे मैं वो करवा दूंगा आपको। फिर ब्रिटिश शासन और आधुनिक उत्तराखंड में आपको करवा ही रहा हूँ। तो आप इन सभी चीज़ों को दोस्तों देखते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।